हेलो एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? मैं यहाँ पे ठीक हूँ। होप सो आप सब भी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज AS16 बोरोइंग कॉस्ट। ओके, तो मुद्दा ये है कि AS16 बोरोइंग कॉस्ट होता क्या है। सबसे पहले ना हमें ना सब कुछ समझेंगे और शुद्ध एक हिंदी में इसका मतलब समझेंगे। मुझे पहले बताओ कि बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है। बेसिकली मैं तुम्हें बताती हूँ, बोरोइंग कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज का पैसा। क्या बोलते हैं? मेरे साथ साथ बोलो, ब्याज का पैसा। अब बात यह है कि ब्याज का पैसा का कहाँ जाएगा। बोरोइंग कॉस्ट जो AS16 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है कि आप बोरोइंग कॉस्ट को कहाँ भेजना चाहते हो। बोलो ले, ये भी कोई बात हुई? बताओ, बोरोइंग कॉस्ट कहाँ जाता है? मुझे बताओ। इंटरेस्ट, ब्याज का पैसा मतलब इंटरेस्ट जो है हमारा, वो कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट हमारा जाता है, बताओ कहाँ जाता है हमारा इंटरेस्ट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास। P&L अकाउंट में। भाई हम सब ने पढ़ा है 11 12, बचपन से हमें बहुत टाइम से एक ही बात पढ़ी है कि जो इंटरेस्ट है वो कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में जाता है, राइट। बट AS16 ये नहीं कहता। देखो, जैसे ये है हमारे पास प्यारा सा AS16, इसका नाम है राम। ये हो तुम, ये हो तुम, ये है स्टूडेंट, इस तुम्हारा नाम है लक्ष्मण। अब राम ने पूछा, बताओ बोरोइंग कॉस्ट कहाँ जाता है? हमेशा कहाँ जाता है? तुमने बोला उसको हमेशा जाता है ये P&L अकाउंट में। तो पता है राम ने क्या बोला? यानी कि राम यानी कि AS16 बोला कि लक्ष्मण, ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। होता है बट हमेशा नहीं होता। यानी कि AS16 कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट हर बार P&L अकाउंट में नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी फिर? बताएंगे बताएंगे। AS16 वही बोलता है कि बोरोइंग कॉस्ट के दो ट्रीटमेंट्स होंगे, या तो वो जाएगा P&L अकाउंट में या फिर वो जाएगा कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज माने असेट में जाएगा। हाँ, असेट में जाएगा। कैसे असेट में जाएगा बताते हैं। और कौन कौन से, हमें पता कैसे चलेगा कि कब असेट पे जाना है, कब P&L में जाएगा, सब बताए। यही तो AS16 का मोटिव है, बताना कि या तो वो P&L में जाएगा या फिर वो कैपिटलाइज होगा असेट में जाके। कूल। अब मुद्दा ये है कि P&L में कब कब जाएगा और असेट कब कब माना जाएगा। ठीक बात है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा AS16 डिटेल में। अच्छा, ये कौन सी मूवी का है? ये है मैं हूं ना मूवी, याद है? लक्ष्मण, ऐसा हर बार नहीं होता लक्ष्मण, सबकी छुट्टी नहीं होती लक्ष्मण। तो अब हमारे पास AS16 पे चलते हैं। अब देखो, चलो चलो चलो, अब देखो बोरोइंग कॉस्ट AS16 बोरोइंग कॉस्ट। Borrowing costs related to qualifying assets should be capitalized with the asset. Other borrowings which are not capitalized should be written off in P&L. ये क्या होता है? मतलब कि हमने पढ़ा कि जो बोरोइंग कॉस्ट, क्या पढ़ा हम लोगों ने? कि जो बोरोइंग कॉस्ट AS16 कहता है कि जो बोरोइंग कॉस्ट तुम्हारी, सॉरी गलती हो गई मुझसे, बोरोइंग कॉस्ट, जो तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग असेट में है, किसमें है बताओ? क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड है, वो कहाँ जाएगा तुम्हारा? वो जाएगा तुम्हारा कैपिटलाइज होगा। और जो बोरोइंग कॉस्ट तुम्हारा क्वालिफाइंग असेट नहीं है यानी कि अदर, वो जाएगा तुम्हारा P&L में। बात समझ में आई? यानी कि जो बोरोइंग कॉस्ट किसका है? क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड है, वो कहाँ जाएगा? कैपिटलाइज होगा, यानी कि असेट में जाएगा, असेट में जाके ऐड हो जाएगा। और जो अदर्स है वो कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा। कुल। अब देखो क्वालिफाइंग असेट। अब मुद्दा ये है, पॉइंट ये है हमारा कि भैया ये क्या होता है? ऐसे कैसे पता चलेगा क्वालिफाइंग असेट क्या होता है? ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कब ये करना है और कब ये करना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि मैम जो AS16, किसका नाम, क्या नाम है इसका? बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज का पैसा, यानी कि इंटरेस्ट। जो हमारा इंटरेस्ट, जब मैंने पैसा किसी से बोरो किया,
उस पे जो मुझे ब्याज देना है, यानी कि जो मुझे इंटरेस्ट देना है, दैट इज मेरी बोरोइंग कॉस्ट। ठीक बात है। अब जनरली क्या होता है कि जब मैं पैसे लोन लेती हूँ तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना, तो वो इंटरेस्ट मेरा P&L का पार्ट पड़ता है। लेकिन बोरोइंग कॉस्ट AS 16 ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि P&L में जाएगा, लेकिन अगर वो क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड है तो वो कहाँ जाएगा, वो कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी कि असेट में जाएगा। अदरवाइज नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, वो P&L में तुम डाल सकते हो, जैसे तुम पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। अब मुद्दा यह है कि क्वालिफाइंग असेट क्या होता है। ठीक है भाई, क्वालिफाइंग असेट क्या होता है वो भी पढ़ लेंगे। बताओ, ये रहा हमारा पॉइंट। ये पॉइंट पूरा AS 16 का मेन है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वालिफाइंग असेट क्या होता है। क्वालिफाइंग asset is an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use for sale, यानी कि जिसको क्या लगता है, टाइम लगता है बनने में। इन्वेंट्रीज प्रोड्यूस्ड ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो छोटे पीरियड के लिए होते हैं या फिर जो रेडी टू यूज होती हैं। जो जब हम खरीदते हैं, मैं अगर मैं आज गाड़ी खरीदने जाऊं तो मुझे गाड़ी क्या मिलेगी, बनी बनाई मिलेगी, पूरे रेडी टू मूव मिलेगी, रेडी टू सेल मिलेगी। तो वो क्या है, वो मेरा क्वालिफाइंग असेट नहीं है। यानी कि जिस चीज को बनने में टाइम लगता है वो क्या होता है, हमारा क्वालिफाइंग असेट। Ordinary period of 12 months is considered substantial unless a shorter longer be justified। भाई उसने क्लियरली बोल दिया कि 12 महीने का टाइम गिना जाएगा कि जब तुम्हारा असेट क्वालिफाइंग माना जाएगा। अगर वो असेट मान लो 12 महीने से कम है या ज्यादा है तो हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। जनरली क्वेश्चंस में आ जाता है, अभी बताएंगे, बट 12 महीने का टाइम इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है। ठीक बात है। तो मतलब कि हमने एक चीज समझी कि क्वालिफाइंग असेट वो है जिसको टाइम लगता है बनने में। ठीक है भाई, ये क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है बहुत सारी मेट्रो जब बनती है तो कंपनीज लोन भी लेती है, उसको फाइनेंस करवाती है जब मेट्रो बनती है, या जब फ्लाईओवर बनते हैं, या फिर जब कोई मशीनरी बनती है, या फिर जब कोई बहुत सारी रोड्स बनती है, या फिर कोई बिल्डिंग बनती है। तो उसके लिए मान लो मैंने अपनी बिल्डिंग बनवानी है ऑफिस की, या फिर मैंने कोई मेरी कंपनी है, एक मेरी कंपनी की मुझे पूरी बड़ी सी बिल्डिंग बनवानी है, मैंने उसके लिए लोन लिया। ठीक बात है, मैंने उसके लिए लोन लिया। ये है मेरे पास 1 अप्रैल 2000 लेट सपोज 13। ठीक बात है, मैंने यहाँ पे अपने लिए बिल्डिंग बनानी है तो मैंने लोन लिया कितने का, 50 लाख का। ठीक, मैंने 50 लाख का लोन लिया। 50 लाख का लोन लेते ही मेरे पे उसमें बोला कि आपको 8% का इंटरेस्ट देना है हमें। मैंने कहा ठीक है दे देंगे, क्या दिक्कत है। 5 लाख का 8% मतलब कितना हो गया, हमारे पास 4 लाख के अराउंड। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरी जो बिल्डिंग थी ना, मुझे पता था कि उसको बनने में कम से कम नहीं तो कम से कम 1.5 साल लगेगा। यानी कि 1 अप्रैल को वो बनना शुरू हुई और अप्रैल ऊपर से बाद 6 महीने यानी कि सितंबर, 30 सितंबर तक 2014, मान लो 1.5 साल मेरी वो बिल्डिंग चलती रही, बनती रही, कंस्ट्रक्ट होती है। मुझे पता है कि ये मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। अब मुझे बताओ क्या ये मेरा क्वालिफाइंग असेट है? बिल्कुल है, यस। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, पता नहीं तुम बहुत आगे जाओगे। यस यस यस, ये मेरा क्वालिफाइंग असेट है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये सब्सटैंशियल पीरियड बनने में बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है ना। अब ये 5 लाख का 8% कहाँ जाएगा, ये मेरे असेट में जाके जुड़ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। जुड़ेगा कैसे वो भी पता चलेगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो कहाँ जुड़ेगा, एंट्री क्या होगी, सब पता चलेगा। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि क्वालिफाइंग असेट को बनने में टाइम लगा, और जिस असेट को बनने में टाइम लगता है हम उसकी बोरोइंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट का खर्चा कहाँ डाल देते हैं, उसको असेट में जाके कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है। अब मुद्दा ये है कि अब मुझे तुम बताओगे मैंने क्या किया, मैंने एक मशीनरी खरीदी, परचेज ऑफ मशीनरी, बनी बनाई मशीनरी थी, मैंने उसे खरीद लिया। मुझे बताओ क्या मैंने उसे बनने में टाइम दिया? नहीं, मैंने बनने में उसे टाइम नहीं दिया, यानी कि मैंने उसे खरीद लिया बस। तो जैसे मैं वो मशीन, तो वो क्या, वो क्वालिफाइंग असेट है?
नो नो नो, वो क्वालिफाइंग असेट नहीं है। ठीक बात, ठीक है। सेकंड, मैंने किसी को, मान लो मैंने मैंने कार परचेज की, क्या वो क्वालिफाइंग असेट है? नो नो नो, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। लास्ट, मैंने किसी को, चलो दूसरा, मैंने फ्लाईओवर बनवाना है, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि फ्लाईओवर बनवाती है, ठीक बात है, तो मैंने क्या करा, मैंने फ्लाईओवर बनवाना है। ये बहुत सारे आजकल गुड़गांव में या फिर अलग जगह फ्लाईओवर्स बने, तो मैंने फ्लाईओवर बनवाना है। तो फ्लाईओवर बनवाने में लगते हैं 2 साल लगते हैं, 3 साल भी लगते हैं, 1 साल भी लगता है। अभी एक नया एक्सप्रेसवे बना, मेरठ को कनेक्टिविटी करते हुए, पड़ा होगा, बहुत बड़ा फ्लाईओवर बना, बहुत बड़ा, तो उसको बनने में कम से कम 3 साल लगे। उसके लिए अगर लोन लिया होगा, फाइनेंस करवाया कंपनी ने, तो उस क्या वो क्वालिफाइंग असेट है? बिल्कुल, यस यस यस, वो क्वालिफाइंग असेट है। और उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? उसका इंटरेस्ट जाके उस असेट में जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि वहां पे लगेगा AS 16। ठीक है जी। तो मैम एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी लिस्ट है जो हमारी क्वालिफाई बताती है कि ये क्वालिफाइंग एसेट है, ये नहीं है? ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें हमने पहले से ही अलग करके रखी हुई कि भाई ये तो, जो एग्जाम में आती रहती है, पूछते रहते हैं कि भाई ये तो नहीं ही है, लेकिन वैसे हमें देखना पड़ेगा कि उसको कितना टाइम लग रहा है, क्या उसे सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है बनने में। तो ऐसे चलो वही लिस्ट बता दो, बताती हूँ, वही लिस्ट बताती हूँ। हमारे पास क्वालिफाइंग असेट में क्या क्या नहीं आता। हमारे पास क्वालिफाइंग असेट में क्या क्या नहीं आता वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है एडवांस, अगर मैंने किसी को एडवांस दिया है, क्या वो मेरा क्वालिफाइंग असेट है? मुझे बताओ। मैंने यहाँ पे, मैंने कोई लेट सपोज मैंने किसी को एडवांस दिया फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, मतलब भाई मुझे कुछ परचेज करना था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ले तेरा एडवांस, बाकी मैं तेरा बाद में दे दूंगी। तो मुझे बताओ, एडवांस फॉर परचेज, क्या ये मेरा क्वालिफाइंग असेट है? नो नो नो, क्यों? क्योंकि मैंने किसी को एडवांस दिया है। ठीक है जी, और पढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल, भाई ये क्या होता है? ये तो रोज रोज का होता है, वर्किंग कैपिटल जो हम मेंटेन करते हैं, क्या ये मेरा क्वालिफाइंग असेट है? नो नो। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें पढ़नी थी, यानी कि इसमें हमने पढ़ा कि जिस चीज को हमें सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है बनवाने में, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग असेट। और अगर वो क्वालिफाइंग असेट आ गया तो वो कहाँ जाएगा? वो असेट में जाके कैपिटलाइज हो जाएगा। और अगर वो क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड नहीं है, बोरोइंग कॉस्ट, तो वो कहाँ जाएगी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, P&L अकाउंट में। इतने इंटेलिजेंट बच्चे, कैसे कैसे हो तुम इतने इंटेलिजेंट? क्या खाया था मम्मा ने? इतने इंटेलिजेंट बच्चे। अब देखो, अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया। हमने अभी तक पढ़ लिया बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। अभी तक ना मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया कि बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। मैंने तुम्हें बताया कि बेटा ये है इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज का पैसा, बट इसमें और भी चीजें जुड़ती हैं हमारे AS 16 के अकॉर्डिंग। जैसे कि कौन सी मैम? ये वाली। कौन कौन सी चीजें हैं? बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स, सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट तो हमने पढ़ लिया, उसको तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, इंटरेस्ट तो मैंने पढ़ लिया है ना। बट दूसरा पॉइंट मेरे पास कौन सा है? कमिटमेंट चार्जेस। व्हाट इज दैट? कमिटमेंट चार्जेस, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं फिर किसी और की भी नहीं सुनता, व्हाटएवर। अब देखो कमिटमेंट चार्जेस में हमारे पास होता क्या है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने लिया लोन कितने का? 50 लाख का एट द रेट 8% पे।
मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैंने लोन ले लिया, मैंने अप्रूव करवा लिया, मैंने लिमिट सैंक्शन करवा ली, मुझे 50 लाख का लोन मिल गया, ठीक बात है। हाँ जी। अब पता है क्या हुआ, मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे मैंने 50 लाख का लोन लिया ना, मुझे पता लगा यार मेरा तो इतना लगना ही नहीं है पैसा, मैंने तो एवं ज्यादा लोन ले लिया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार प्लीज आप लोन का अमाउंट कम करवा दो, किसी तरह कम करवा दो, मुझे इतना लोन नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा। उसने बोला नहीं मैंने तो लोन लगवा दिया। मैंने बोला नहीं हटवाओ। उसने बोला नहीं मैंने तो लगवा दिया। अब क्या करे, मैं भी फंस गई, वो भी फंस गया। तो उसने मुझे बोला आप एक काम करो, आप कितना यूज करोगे, आपको 40-45 लाख, मैंने कहा मुझे चाहिए। उसने बोला आप 45 लाख यूज कर लो, 5 लाख मैं आपका अलग से, उसमें आपका पड़ा हुआ है, आप उसे यूज कर लेना। मैंने कहा फिर इसका तुम इंटरेस्ट लोगे। बोलता नहीं मैं इसका लूंगा कमिटमेंट फीस, जो कि एट 0.25 to 1% के अराउंड ही होती है, हर किसी का अपना अलग अलग होता है, यही होती है। और इसी के उसने बोला यही होती है हमारे कमिटमेंट चीज। अब AS 16 बोलता है तुम इसको भी बोरोइंग कॉस्ट मानो, इसको भी क्या मानूंगी मैं, बोरोइंग कॉस्ट मानूंगी। यानी कि अगर कमिटमेंट फीस है तो मैं उसको भी बोरोइंग कॉस्ट मानूंगी और असेट में जाके ऐड करूंगी, कैपिटलाइज करूंगी, ठीक बात है। तो इसका जो भी आएगा 5 लाख का 1% या 2 भी अमाउंट है हमारा, वही आएगा। अब उसने बोला कि मान लो, अब पता है ये जनरली रीजन कब होता है, ये तो चलो लोन ज्यादा ले लिया उसने, जनरली क्या होता है कि कभी कभी मार्केट रेट, मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हमें पहले ही बंदा बता देता है कि आगे मार्केट रेट बढ़ने वाला है, इंटरेस्ट बढ़ने, तो आपको अभी लोन चाहिए तो ले लो, और फिर वो हमारा अलग से एक अकाउंट अलग से डल जाएगा और उस पर सिर्फ कमिटमेंट फीस लगेगी। यानी कि मुझे आगे जाके अगर मुझे बाई चांस लोन की जरूरत पड़े तो मैं दोबारा अप्लाई करूँ तो मुझे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पड़े, तो इसलिए वो ज्यादा लोन ले लेते हैं और जितना चाहिए वो यूज कर लेते हैं और बाकी सारा का सारा पड़ा रहता है और वो जब चाहे वो यूज कर सकते हैं और उसका जस्ट नॉमिनल अमाउंट कमिटमेंट फीस चढ़ता है। तो वो भी मैं क्या मानूंगी, बोरोइंग कॉस्ट पे मानूंगी। ठीक है, नेक्स्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट प्रीमियम ऑफ बोरोइंग्स। अब ये क्या है, हमारे पास एक चीज होती है कि जब मैं डिबेंचर होल्डर या फिर मैं लोन या फिर बॉन्ड्स पे जब मैं किसी को डिस्काउंट देती हूँ, मान लो किसी ने डिस्काउंट दिया, तो वो भी मुझे बताओ क्या होगा। जब एंट्री लिखते हैं तो हम यही तो लिखते हैं, डिबेंचर होल्डर कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, अगर मैंने उसे रीपे किया है तो, और यहाँ पे डिस्काउंट आ जाता है या फिर यहाँ पे टू प्रीमियम आ जाता है। तो बोलते हैं ये डिस्काउंट क्यों दे रहे हो तुम, क्यों दे रहे हो। बॉन्ड्स में भी है, जब बॉन्ड्स की मेच्योरिटी तो हम इसे डिस्काउंट क्यों देंगे, भाई डिस्काउंट नहीं बनता। तो वो कहता है उसको भी तुम वही मानो, क्या मानो, बोरोइंग कॉस्ट मानो। यानी कि अमोर्टाइजेशन ऑब्लिक ऑफ डिस्काउंट भी हमारा क्या है, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक प्रीमियम, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा बोरोइंग कॉस्ट। भाई डिस्काउंट किस बात का, वो बोलते ये डिस्काउंट नहीं है, ये तुम लोग उसे इंटरेस्ट का ही वो कर रहे हो। ठीक है जी, ठीक है। अदर एंसिलरी कॉस्ट फॉर अरेंजिंग फंड्स। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी सुना है कि भाई अगर तुम डायरेक्ट बैंक में जाओगे तो तुम्हारा लोन जो है वो अप्रूव जल्दी नहीं होगा, अगर तुम किसी के थ्रू जाओगे या जो जिसकी आगे जान पहचान है तो वो तुम्हारा लोन जल्दी से करा देगा। या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की वजह से इवन हमें चाहिए होता है कोई ना कोई बंदा, एजेंट जिसे बोलते हैं, पासपोर्ट बनवाना हो तो लोग बोलते हैं कि भैया इसके थ्रू जाओ पासपोर्ट जल्दी बन जाएगा, एजेंसी के थ्रू जाओ। वो क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे उनके अंदर पहचान होती है, वो अंदर जाके करवा देते हैं, चाहे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स इतने ज्यादा प्रॉपर नहीं होते हैं। अगर अपने आप जाओगे तो तुम्हें टाइम लगेगा। तो वो बोलता है कि इसका ये जो अदर एंसिलरी कॉस्ट है जो साथ में जोड़ के है, उसको भी तुम क्या मानो, बोरोइंग्स मानो। ठीक है, मान लेंगे अदर एंसिलरी कॉस्ट, क्या मैंने अदर एंसिलरी कॉस्ट, सॉरी, अदर एंसिलरी कॉस्ट फॉर अरेंजिंग लोन, यानी कि इसको भी मैं क्या मानूंगी, इसको भी मैं बोरोइंग कॉस्ट मानूंगी। ठीक है,
फाइनेंस चार्जेस, जो कोई भी अगर तुम उसे फाइनेंस लीज हायर परचेज, हमने हायर परचेज पढ़ा है ना, उसमें अगर कोई फाइनेंस चार्जेस तो वो भी मानेंगे। और एक्सचेंज रेट डिफरेंस, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, बट अभी के लिए समझना है कि इसको भी बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे। यानी कि एक हमने पढ़ा क्या, फाइनेंस चार्जेस, और एक हमने क्या पढ़ा, एक्सचेंज डिफरेंसेस। ठीक है, तो बोरोइंग कॉस्ट में हमारे पास ये सारी चीजें आती हैं, यानी कि इंटरेस्ट हो गया, कमिटमेंट चार्जेस, अमोर्टाइजेशन, अदर एंसेलरी फाइनेंस चार्जेस, एक्सचेंज डिफरेंसेस, ये सारी चीजें किस में आती है हमारी, ये सारी चीजें आती है बोरोइंग कॉस्ट में। यानी कि अब हमने दो चीजें और पढ़ ली। हमने सबसे पहले तो पढ़ा था कि बोरोइंग कॉस्ट, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कहाँ, दो तरह की जाती है, या तो वो P&L में जाएगी या फिर वो कहाँ जाएगी, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत, मैं बार बार बोल रही हूँ, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। P&L में जाएगी या फिर वो जाएगी हमारा असेट में जाके कैपिटलाइज हो जाएगी। कब कब होगी, अगर रिलेटेड है किससे, क्वालिफाइंग असेट से। अगर ये नहीं है तो वो कहाँ जाएगी, P&L में जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। क्वालिफाइंग असेट क्या होता है, जिसको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है बनने में। ठीक है जी, ये भी पढ़ा था हमने। और हमने क्या पढ़ा, बोरोइंग कॉस्ट में खाली इंटरेस्ट, ब्याज का पैसा नहीं आता, इंटरेस्ट भी आता है, फाइनेंस चार्जेस भी आते हैं, एक्सचेंज रेट भी आता है, अदर एंसिलरी कॉस्ट भी आता है, और बहुत सारी चीजें जो हमने लिस्ट पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी तक हमने बस क्या पढ़ा है, अभी तक हमने यही पढ़ा है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो, अब तुम्हें पता चलेगा कि ट्रीटमेंट क्या होता है। ये एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, PRM, प्रेम, प्रेम कर दें इसको, प्रेम, हम इसको पढ़ेंगे प्रेम के नाम से, प्रेम भैया के नाम से। प्रेम लिमिटेड ऑब्टेन्ड ए लोन फ्रॉम बैंक, 50 लाख का लोन लिया उसने। कब लिया, 30/4/2001 को उसने लिया 50 लाख का लोन। ठीक है भाई, लिया उसने 50 लाख का लोन। उसने बोला उसने जो लोन लिया था ना, वो उसने ऐसे ऐसे करके खर्चा कर दिया। ठीक है ना, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शेड वॉज कंप्लीटेड इन मार्च 2002। ओके, मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड, मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जब मैंने उसे मशीनरी को लिया तब वो एक्विजिशन। अब मैं तुम्हें पूरा पढ़ के बताती हूँ भाई। उसने लोन लिया कितने का, 50 लाख का। उसने क्या क्या किया, ये किया, एक शेड बनवाई। क्या बनवाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड। मैं बार बार बोल रही हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड। यानी कि जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है या फिर प्रोड्यूस होता है, वो सारा क्या होता है, वो सारा क्वालिफाइंग असेट होता है। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी 40 लाख, वर्किंग कैपिटल 20 लाख, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक 10 लाख। यानी कि ये सारा उसने खर्चा किया है। और उसने लोन कितने का लिया था, 50 लाख का। ठीक बात है, ठीक है जी। अब मुझे पहले तो तुम बताओगे कि जो ये 50 लाख है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो यहाँ यूज हुआ, क्या पता वो आधा यहाँ यूज हुआ और आधा यहाँ यूज हुआ, मुझे नहीं पता ना। तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे उसके लिए बताओ कि क्वालिफाइंग एसेट कौन सा है, कौन सा नहीं है। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है एडवांस? नहीं, नो मैम, नो। कितनी बार आपको बताएं कि अगर एडवांस दिया है तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्या वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट है? नो मैम, अभी तो आपने लिखवाया था, भूल जाती हूँ। क्या परचेज ऑफ मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट है? नो मैम। क्या उसे टाइम लगा बनने में? नहीं मैम, तो वो नहीं है। क्या कंस्ट्रक्शन है? यस यस यस, वाओ, कंस्ट्रक्शन है क्वालिफाइंग एसेट। क्यों? क्योंकि मैं उसे शेड को टाइम लेगा वो बनने में। देखो देखो, 2000 ये हमने लोन लिया था और कंस्ट्रक्शन का मार्च 2000, यानी कि पूरे 12 महीने तो लग रहे हैं ना। मशीनरी तो भाई वो कह रहा है उसी दिन इंस्टॉल हो गई थी। चलो भाई, इसका तो लॉजिक ही खत्म। डिलीवरी जो है अभी तक मिली नहीं है। हमें डिलीवरी से क्या मतलब, मैंने क्या लिया, ट्रक,
मैंने एडवांस दिए जो कि मैं आगे परचेज ही करने वाली हूँ, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर 18 लाख, यानी कि 50, उसने मुझे रेट नहीं बताया ये कितने रेट पे, उसने मुझे नहीं बताया, उसने मुझे इंटरेस्ट बता दिया सीधा कितना, 18 लाख का। ठीक है, और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं है, बस और तो कुछ नहीं। देखो हमने सबसे पहले तो क्वालिफाइंग एसेट तो पढ़ लिया 50 लाख, हाँ जी पढ़ लिया। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। अब देखो कितना अमाउंट हमारा कैपिटलाइज होगा, हमारा अमाउंट जो कैपिटलाइज होगा वो होगा 18, मेरे पास 18 था, इनटू में कितना होगा हमारे पास, क्या मैंने यहाँ पे मुझे इसका टोटल करना पड़ेगा, कितना टोटल आएगा इसका, 50 40 20 5 4 2 1 120। ठीक है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि भैया मेरा ये 120 है, जिसमें से मेरा क्वालिफाइंग एसेट कितना है, क्वालिफाइंग एसेट का सिर्फ और सिर्फ कितना है, 50। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट कितना है, 18, तो 18 का 50 बाय 120 कहाँ जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। नहीं समझ आया, क्वेश्चन पूरा करेंगे तब समझेंगे। देखो ये है हमारे पास, ये है हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास पर्टिकुलर्स इंटरेस्ट टू P&L अकाउंट, उप सॉरी बीच में हम लिख देते हैं कैलकुलेशन इंटरेस्ट टू P&L अकाउंट, और ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, क्या क्या हमारे पास कैपिटलाइज होगा, क्या क्या P&L में जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड। मुझे बताओ मैंने शेड कंस्ट्रक्ट करवाई है, मेरा क्या होगा, मेरे पास इंटरेस्ट कितना है, मेरे पास जो इंटरेस्ट है वो है 18 लाख। ठीक है ना, 18 लाख है ना, हाँ जी 18 लाख है। उसका मैंने क्या किया, मैंने कितना निकाला उसका इंटरेस्ट, 18 लाख का। मेरे पास इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट लिख देते, कैलकुलेशन की जगह अमाउंट कितना है इसका, 50 लाख। पहले मैं पूरा लिख देती हूँ। सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ मशीनरी, $40। थर्ड, वर्किंग कैपिटल 20। एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक 10। ठीक है जी, अब मुझे बताओ मेरा P&L में कितना जाएगा, P&L में मेरा जाएगा 18, इंटरेस्ट है, क्या यहाँ P&L में जाएगा, नहीं, गलती कर दी मैंने फिर से, है ना। इसको ऐसे अभी के लिए ऐसे करते हैं, सॉरी, मेरे पास कितना इंटरेस्ट है, 18, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाएगा, तो मैं कहाँ डालू इसको, क्वालिफाइंग एसेट को कैपिटलाइज करो, 18 लाख का इंटरेस्ट। ठीक है जी, और इनटू में 50 का ये डिवाइडेड बाय 120, ये मेरा हो जाएगा कैपिटलाइज्ड। कितना आएगा, ये आएगा हमारा 7.5 लाख। और बाकी सारा कहाँ जाएगा, बाकी सारा जाएगा P&L में। 40 इंटू में, नहीं क्या करूं, गलती हो जाती है मुझसे, 40 बाय 120 इज इक्वल टू ₹18 इंटू में 20 बाय 120 इंटू में इज इक्वल टू ₹18 इंटू में 10 बाय 120। ठीक है ना, ये जो अमाउंट आएगा वो P&L में जाएगा। ठीक बात है, हाँ जी ठीक बात है। तो ये हमने पढ़ा कि बोरोइंग कॉस्ट कौन कौन सी होती है, इंटरेस्ट, फाइनेंस है, वो सारी चीजें।
कौन सी जाएगी P&L में, कौन जाएगी क्वालिफाइंग एसेट में, ये जाएगी क्वालिफाइंग एसेट में जिसको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, और वो जाएगी कैपिटलाइज हो जाएगी जाके, और ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, हमें और समझना है। इसका अमाउंट लिख देते हैं एक बार कैलकुलेटर पे। 18 में 40 डिवाइडेड बाई 120, 6। ओके, में 18, 3, 18 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 120, 1.5। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2001। इट ऑब्टेन्ड, उसने बोला उसने 1 लाख का स्पेशल लोन लिया था टू फाइनेंस द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग फाइनेंस करवाने का इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है, यानी कि 1 लाख का स्पेशल लोन लिया था। और बाकी सारा क्या है, ये कुछ नॉन स्पेसिफिक, ये उसने ऐसे ही लिया था, मतलब बस ले लिया था। ठीक है, ठीक है जी। 5 लाख का 11%, 9 लाख का 13%। एक्सपेंडिचर हुआ है बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे कितने कितने का, 2 लाख का, 2.5 लाख का। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, और इससे पहला वाला क्वेश्चन भी कम से कम 7-8 बार आ चुका है एग्जाम्स में। तो ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर बिल्डिंग पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ये सारा हुआ है बिल्डिंग पे, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 4.5 लाख का, 1 लाख, ये सारा कितना हो गया टोटल, देखो 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5, 4.5, 9 और यहाँ पे 1,20,000। $10,20,000, यानी कि ये मैंने खर्चा किया है। ठीक है जी, बिल्डिंग 10,20,000 का मैंने खर्चा किया है अलग अलग डेट को, कोई जनवरी को, कोई अप्रैल को, कोई जुलाई को, कोई दिसंबर को, अलग अलग डेट को। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर 2001। एंड उसके बाद, यानी कि मैंने लोन कब लिया था, देखो मैंने लोन लिया था 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को मैंने 2001 ले लेते हैं लोन लिया, और 31 दिसंबर 2001 को मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। तो यानी कि ये कितने टाइम चला, 12 महीने। क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है, बिल्कुल, यस यस यस, क्वालिफाइंग एसेट है। उसने बोला 1 लाख का स्पेशल लोन भी लिया है हमने, उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ठीक है जी, देख लेंगे। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड हो गया है, हमें बताना है क्या क्या बताना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, जर्नल एंट्री बतानी है, और बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी बिल्डिंग पे वो भी बतानी है। ठीक है जी, कर लेंगे। अब मुझे बात बताओ, जरा लॉजिक बताओ, मैंने 1 लाख का स्पेशल लोन लिया था, ठीक है ना, मेरे पास स्पेशल लोन कितने का था, मेरे पास स्पेशल लोन था मेरे पास 1 लाख का। मैंने खर्चा इतना सारा किया है, और 2 लोन मेरे पास वैसे भी थे, तो मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा कितना पैसा बिल्डिंग में गया है इनमें से, क्या पता कहीं कहीं और गया हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में मुझे पता था कि मेरा पैसा कितना कहाँ गया है, ये इतना यहाँ गया है, इतना यहाँ गया, इतना यहाँ गया है, तो मैंने निकाल लिया। वैसे अभी वाले क्वेश्चन में मुझे नहीं पता कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ गया है, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए पहला स्टेप फॉलो करूंगी वेटेड एवरेज एक्सपेंस निकालने का, दूसरा स्टेप में फॉलो करूंगी वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालने का अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग्स, तीसरा स्टेप में फाइनली फॉलो करूंगी इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है जी। अब देखो, वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, कौन कौन से वेटेड एवरेज मेरे, यानी कि मैंने खर्चा किया, मुझे बताना मेरी बिल्डिंग कब कंप्लीट हो गई, 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गई थी। तो यानी कि ये वाला खर्चा मेरा पूरा चला 12 महीने, ये वाला खर्चा अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने चला। ये वाला मेरा खर्चा चला जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने।
ये वाला मेरा खर्चा चला सिर्फ और सिर्फ 1 महीने। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका एवरेज निकाल दूंगी कि मेरा एवरेज बिल्डिंग पे कितना खर्चा हुआ है, ठीक है ना। एवरेज बिल्डिंग पे कितना खर्चा हुआ है, मैंने देखो ये निकाला पहले, वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस 2 लाख का 12/12, ये मेरा चला था 12 महीने, ये मेरा चला था 9 महीने, ये मेरा चला था 6 महीने, ये मेरा चला था 1 महीना। तो मैंने इसका एवरेज निकाल दिया, ठीक है ना। यानी कि मेरा बिल्डिंग पे कितना एक्यूमुलेटेड खर्चा हुआ है 622,500 का। अब उसके बाद मैंने इसका इंटरेस्ट रेट निकाल दिया, यानी कि मैंने क्या किया था, मैंने अब मुझे दोनों का वेटेड निकालना है। मैंने 5 लाख का 11% लिया था, 9 लाख का 13% लिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 लाख पे 11% ले लिया, 9 लाख पे 13%, और ये मैंने एक रेट निकाल दिया, ठीक बात है, 112.285। और अब मैं क्या करूंगी, मैं जो ये वाला रेट है, मतलब मेरा 1 लाख पे 622,500 का खर्चा हुआ था मेरे पास, कहाँ गया, ये रहा, 622,500 खर्चा हुआ था। इसमें से 1 लाख तो मेरा स्पेशल लोन ही था, तो यानी कि जनरल लोन में कितना इंटरेस्ट, कितना आएगा हमारे पास अमाउंट, 522,500। 622,500 में से 1 लाख तो वही था, तो बाकी पे मैं अब मैं बामुद्दा ये मैं इस पे ये रेट लगाऊं, ये रेट लगाऊं, तभी मैं इंटरेस्ट रेट वेटेड निकालती हूँ। कि मैंने किया, मैंने कहा कि ये मैंने इस पे 12.285 इंटरेस्ट निकाला और मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगी, देखो, यानी कि ये मेरा इंटरेस्ट बिल्डिंग पे लगा हुआ इंटरेस्ट जो होगा मेरे पास कैपिटलाइज। अब मुझे बताओ बिल्डिंग पे टोटल कितना खर्चा हुआ था, 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख 20,000 हुआ था, उसमें से इंटरेस्ट मैंने कैपिटलाइज कर दिया, यानी कि ये हमारा पूरा असेट में ऐड हो जाएगा। हम पढ़ते थे ना कि जो हमारा रेवेन्यू जनरेट करता है उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंस का मतलब यही तो होता था, तो वही मैंने किया है कैपिटलाइज। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो गई, ठीक है ना। तो हम इसकी और भी क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और एक्सचेंज रेट के भी करेंगे, अभी चाबी एएस चलेगा, ठीक।